नमस्कार दोस्तों। आज हम उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा 1995 का राजनीतिक विज्ञान का प्रश्न पत्र अध्ययनवार विश्लेषण करेंगे। तो आइए देखें आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है साथियों, लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा किसने प्रतिपादित किया? तो इसका राइट आंसर है डी, रूसो ने। तो इसमें हम देखेंगे बौद्ध तथा हॉब्स के संप्रभुता के विचार के विपरीत रूसो ने शासकों की निरंकुशता की पुष्टि करने के बजाय जन प्रभुसत्ता का समर्थन किया है। अगला क्वेश्चन है साथियों, प्रश्न नंबर 2, समूह उसी अर्थ में वास्तविक है जिस अर्थ में राज्य वास्तविक है। यह कथन की यह विशेषता बताता है कि राज्य एक क्या है साथियों? समुदायों का एक समुदाय है। प्रश्न की व्याख्या देखेंगे। बहुलवादी विचारक राज्य को दूसरे समुदाय की तुलना में अधिक श्रेष्ठ नहीं मानते। उनके अनुसार दूसरे समुदाय, चर्च, परिवार, ट्रेड यूनियन आदि भी मनुष्य के लिए इतने ही प्राकृतिक हैं जितना स्वयं राज्य है। आज का तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र तथा तानाशाही दोनों का दार्शनिक जनक माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है सी, रूसो को। रूसो के अनुसार सामान्य इच्छा प्रभुसत्ता संपन्न है। इसमें संप्रभुता की सभी विशेषताएं अविभाज्य, अदेय, सर्वोच्च, सार्वजनिक, स्थायित्व आदि हैं। रूसो लिखता है कि यदि कोई सामान्य इच्छा का पालन नहीं करता है तो पालन करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। इसलिए रूसो को लोकतंत्र और तानाशाही दोनों का क्या माना है साथियों? दार्शनिक माना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता के विधिवाद सिद्धांत का प्रमुख प्रवक्ता है? तो इसका राइट आंसर है डी, ऑस्टिन। प्रश्न की व्याख्या देखेंगे। संप्रभुता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फौदा ने किया। विधिक संप्रभुता का प्रतिपादक थॉमस हॉब्स ने किया तथा इनका प्रमुख प्रवक्ता जॉन ऑस्टिन था। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा कथन से संबद्ध है? यदि संप्रभुता संपूर्ण न होगी तो राज्य का अस्तित्व न होगा। तो इसका राइट आंसर है बी, ऑस्टिन। आगे देखेंगे साथियों, यह किसने कहा है कि राजा को प्रजा पर शासन करने का असीमित अधिकार है? तो ये कहा है साथियों थॉमस हॉब्स ने। प्रश्न की व्याख्या देखेंगे। हॉब्स का कहना है कि जनता एकमात्र कार्य संप्रभु के आदेशों का पालन करना है, चाहे वो आदेश ईश्वरीय और प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध ही क्यों न हो। जनता के लिए उनका पालन करना ही न्यायपूर्ण और वैध है। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 7, वह कौन था जिसने सर्वप्रथम संप्रभुता को राज्य का लक्षण बताया है? तो इसका राइट आंसर है साथियों ए, बौद्धा। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी विधि बौद्धा द्वारा संप्रभुता की मर्यादा के रूप में स्पष्ट रूप से प्रयुक्त नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ए, शाश्वत विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पितृसत्तात्मक सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक थे। तो इसके प्रतिपादक थे साथियों, इसका राइट आंसर है ए, सर हेनरी मैन। सर हेनरी मैन ने पितृसत्तात्मक सिद्धांत का सबसे प्रबल समर्थन किया है। फ्रांसीसी विचारक डिग्विट ने भी पैतृक सिद्धांत का समर्थन किया है। प्रश्न नंबर 10 है, राज्य को विश्व आत्मा के रूप में किसने प्रस्तुत किया है? तो इसका राइट आंसर है बी, हीगल ने। हीगल के मतानुसार राज्य विश्वात्मा के आध्यात्मिक पक्ष का द्वंद्वात्मक पद्धति के अनुसार होने वाले चरम विकास का प्रतीक है। वह अपने पूर्ण रूप में विश्वात्मा की अभिव्यक्ति है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, द लॉ ऑफ द मोनाक्रीज की रचना की है? तो इसका राइट आंसर है बी, जेम्स प्रथम ने। आगे देखेंगे साथियों, प्रश्न नंबर 12 है,
सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, निम्नलिखित में से सही उत्तर को चुनिए। इसमें देखेंगे साथियों, प्रश्न की व्याख्या देखेंगे, इसका राइट आंसर है ए। तो प्रश्न की व्याख्या देखेंगे, राज्य का एक वर्ग दूसरे वर्ग पर प्राबल्य बनाए रखने की संस्था है मार्क्स। ये मार्क्स से संबंधित है। राज्य धनी वर्ग द्वारा गरीब वर्ग के उत्पीड़न का यंत्र है, यह ओपेनहाइमर का है। राज्य पारस्परिक भरोसे के लिए एक जॉइंट स्टॉक कंपनी है, यह किससे संबंध है? स्पेंसर का है। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का प्रमाण है, यह किसने कहा है? ईगल ने। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किसका सही मेल नहीं है? ये पुस्तक है, ये इसके लेखक हैं। तो इसका राइट आंसर है ए, जो सुमेलित नहीं है। बाकी ये पुस्तक लेवियाथन हॉब्स की है, लॉज प्लेटो की है, लेक्चर्स ऑन पॉलिटिकल एप्लीकेशन ये ग्रीन की है। ये वाली जो पुस्तक है ये वेंथम की नहीं है, ये पुस्तक है जॉन ऑस्टिन की। आगे देखेंगे साथियों, सामान्य इच्छा का तात्पर्य है, इसका राइट आंसर है ए, वह राज्य जो समस्त समुदाय के हित में हो, इसका राइट आंसर है ए। रूसो, प्रश्न की व्याख्या देखेंगे, रूसो कहता है कि समाज के समस्त सदस्यों की इच्छाओं का कुल योग सामान्य इच्छा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि समस्त सदस्यों की इच्छाओं में सदस्यों के व्यक्तिगत स्वार्थों का मिश्रण होता है, जबकि सामान्य इच्छा का संबंध केवल सामान्य हितों से होता है। आगे देखेंगे, प्रश्न नंबर 15, हॉब्स को व्यक्तिवादी कहा गया है क्योंकि, इसका राइट आंसर है डी, वह समझता है कि बौद्धिक आत्मरक्षा सामाजिक समझौता चाहती है। आगे देखेंगे साथियों, प्रश्न नंबर 16, किसने कहा है कि राज्य न तो भगवान की सृष्टि है, न उच्च भौतिक शक्ति का परिणाम है, न परिपाटी और न ही परिवार का विस्तार मात्र है? तो इसका राइट आंसर है डी, गार्नर ने। प्रश्न की व्याख्या देखेंगे, गार्नर ने राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत का समर्थन किया है। उसके अनुसार राज्य न तो ईश्वर की सृष्टि है, न वह उच्च कोटि के शारीरिक बल का परिणाम है, न किसी प्रस्ताव पर समझौते की देन है, और न वह केवल परिणाम विस्तार मात्र है। राज्य न कोई आविष्कारों की वस्तु है और न बनावटी मशीन, वरन यह तो मनुष्य का ऐतिहासिक विकास है। आगे देखेंगे साथियों, प्रश्न नंबर 17, धर्म राज्य वह है जो, इसका राइट आंसर है डी, धार्मिक संस्थाओं को सर्वोच्च सत्ता समर्पित करता है। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन संविदावेत्ताओं की मौलिक एवं सामान्य मान्यताओं में नहीं है? तो इसका राइट आंसर है डी, व्यक्ति की सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत का सर्वोत्कृष्ट गुण है? इसका राइट आंसर है डी, इसका बहुआयामी उपागम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 20 है, नगर राज्य, राष्ट्र राज्य, समाज राज्य, राज्य समाज राज्य के विकास के संदर्भ में उपयुक्त सही क्रम निम्नलिखित में से चुनिए। तो इसका राइट आंसर है सी, पहला एक है, फिर दूसरा ये है, फिर तीसरा, फिर चौथा, ये इसका क्या है? राइट आंसर है। आगे देखेंगे साथियों, प्रश्न नंबर 21, समाजवादी प्राकृतिक संसाधनों के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में है ताकि वह, इसका राइट आंसर है सी, शोषण दूर हो। समाजवादी सिद्धांत राज्य के आवश्यक अच्छाई मानता है। यह सिद्धांत प्राकृतिक संसाधनों के राष्ट्रीयकरण का समर्थक है। प्रश्न नंबर 22 है, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा संबंध है। तो इसका राइट आंसर है बी, लॉर्ड वेबरिज से। जो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का संबंध है लॉर्ड वेबरिज से। प्रश्न की व्याख्या देखेंगे, लॉर्ड वेबरिज प्रतिवेदन ने कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को प्रकट किया।
लॉर्ड वेवरीज रिपोर्ट 1943 ने 5 बड़ी बुराइयां, बीमारी, बेरोजगारी, अज्ञानता, भूखमरी तथा आश्रय भाव के उन्मूलन में राज्य की सकारात्मक भूमिका की कामना की थी। आइए देखें साथियों अगला क्वेश्चन। समाजवादी राज्य को मानते हैं, तो इसका राइट आंसर है डी, एक सकारात्मक अच्छाई। समाजवादी राज्य को एक सकारात्मक अच्छाई मानते हैं और राज्य को अधिकाधिक कार्य करने का समर्थन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कार्यों में कौन सा कार्य राज्य के पुलिस कार्यों की श्रेणी में नहीं आता? तो इसका राइट आंसर है ए, अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राइमरी शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। ग्रीन ने स्वतंत्रता की इस प्रकार की परिभाषा की है, तो इसका राइट आंसर है ए, ऐसे कार्यों को करने की क्षमता जो करने योग्य हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता का एक अधिकार एक नागरिक अधिकार है। जो स्वतंत्रता का अधिकार है साथियों वो एक क्या है? नागरिक अधिकार है। आइए देखें अगला क्वेश्चन। जहां कोई विधि नहीं वहां कोई स्वतंत्रता नहीं, यह कथन किसका है? तो यह कथन साथियों किसका है? लॉक का है। जहां कोई विधि नहीं है वहां कोई स्वतंत्रता नहीं है। आगे देखें, प्लेटो ने न्याय सिद्धांत का वर्णन किसमें किया है? तो इसका राइट आंसर है सी, रिपब्लिक में। प्रश्न की व्याख्या देखेंगे, प्लेटो ने न्याय सिद्धांत का वर्णन रिपब्लिक में किया है। रिपब्लिक का उपशीर्षक है कॉन्क्यूरिंग जुडिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन ने दंड के किस सिद्धांत को प्रतिपादित किया? तो इसका राइट आंसर है ए, निवृत्तात्मक सिद्धांत को। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सच बोलने तथा अपना कर्ज अदा करना न्याय है, तो इसका राइट आंसर है पहले का सेकंड है जो सही है, और उसके बाद है बी का पहला सही है, सी का फोर्थ सही है और डी का थर्ड सही है, तो इसका राइट आंसर है डी। आगे देखेंगे, न्याय शक्तिशाली का हित है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है साथियों थ्रेसिमेकस का। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से अधिकारों का कौन सा सिद्धांत प्राचीनतम है? तो इसका राइट आंसर है ए, प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत जो क्या है? प्राचीन है। यदि किसी मनुष्य को भ्रमण करने की स्वतंत्रता नहीं दी जाती तो इसका अर्थ हुआ कि उसे नहीं दी गई है, तो इसका राइट आंसर है बी, उसे नागरिक स्वतंत्रता जो है नहीं दी गई है। प्रश्न की व्याख्या देखेंगे, राज्य या समाज द्वारा नागरिकों को जो स्वतंत्रता प्रदान की जाती है उसे नागरिक स्वतंत्रता कहते हैं। जीवित रहने की स्वतंत्रता, भाषण व प्रेस की स्वतंत्रता, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समुदाय बनाने की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता आदि क्या है? नागरिक स्वतंत्रता है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित विचारकों में से किसने स्वतंत्रता के सकारात्मक पक्ष को अपनाया है? तो ये अपनाया है टी.एच. ग्रीन ने। प्रश्न की व्याख्या देखेंगे, ग्रीन ने स्वतंत्रता के सकारात्मक पक्ष को अपनाया है। ग्रीन ने स्वतंत्रता को सकारात्मक इसलिए बताया है क्योंकि उसके पूर्व व्यक्तिवादी उदारवादी विचारकों के द्वारा राज्य के कानूनों और व्यक्ति की स्वतंत्रता को परस्पर विरोधी घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने स्वतंत्रता तथा समानता को एक दूसरे का अनुपूरक माना है? तो इसका राइट आंसर है डी, मैकाइवर ने। रूसो, लॉस्की, मैकाइवर, टॉनी तथा समाजवादियों आदि के अनुसार राज्य और समानता एक दूसरे के क्या हैं? पूरक हैं साथियों। आगे देखेंगे, सामाजिक न्याय का तात्पर्य है, तो इसका राइट आंसर है डी, सभी प्रकार के भेदभाव
तथा जाति, रंग, धर्म, लिंग इत्यादि पर आधारित विशेषाधिकार की समाप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदारवाद का मूल सिद्धांत है, तो इसका राइट आंसर है व्यक्तिक स्वतंत्रता। उदारवाद के अंग्रेजी पर्याय लिबरलिज्म की व्युत्पत्ति लैटिन की लीवर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है स्वतंत्रता। उदारवाद की संकल्पना स्वतंत्रता के विचार के साथ निकट से जुड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन फांसीवादी का तत्व नहीं है, तो इसका राइट आंसर है डी, पूंजीवादी का विरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, कौन सी समाजवादी विचारधारा मानती है कि श्रम नहीं बल्कि समाज ही मूल्य निर्माता है, तो इसका राइट आंसर है डी, फेबियन समाजवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक व्यक्तिवाद स्वतंत्रता की मांग करता है, तो इसका राइट आंसर है समूह के लिए। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41, मार्क्सवादी ऐतिहासिक भौतिकवाद का अर्थ है, तो इसका राइट आंसर है बी, इतिहास की आर्थिक व्याख्या। साथियों, प्रश्न की व्याख्या देखेंगे, ऐतिहासिक भौतिकवाद का अर्थ है इतिहास की भौतिकवादी अथवा आर्थिक व्याख्या। ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को सामाजिक विकास के अध्ययन पर लागू करना है। मार्क्स व एंजल्स का मुख्य तर्क है कि आर्थिक शक्तियां ही लोगों के इतिहास का निर्माण करती हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से किसने साम्राज्यवाद को पूंजीवाद का अंतिम चरण माना, तो इसका राइट आंसर है बी, लेनिन ने। लेनिन ने साम्राज्यवाद को पूंजीवाद की अंतिम अवस्था कहा है। उसने कहा है, साम्राज्यवाद विकास की उस अवस्था में पूंजीवाद है जिसमें एकाधिकारवादी पूंजी तथा वित्तीय पूंजी का प्रभुत्व स्थापित हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क्स का मानना था, इसका राइट आंसर है ए, राज्य की उत्पत्ति वर्गों की उत्पत्ति के साथ हुई है। क्वेश्चन नंबर 44 है, राज्य के विलुप्त होने की अवधारणा का संबंध है। जो राज्य के विलुप्त होने की अवधारणा है उसका संबंध किससे है, तो इसका राइट आंसर है बी, मार्क्सवाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित अवधारणाओं के विषय में ग्रीन की प्राथमिकता निर्धारण करें, तो इसका राइट आंसर है ए। पहला है चेतना, स्वतंत्रता, अधिकार व राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, सभी राज्य के अंतर्गत राज्य के बाहर कोई नहीं, राज्य के विरुद्ध कोई नहीं। निम्नलिखित में से किसने ऐसा कहा है, तो इसका राइट आंसर है सी, मुसोलिनी ने। प्रश्न की व्याख्या देखेंगे, फांसीवादी एवं सर्वशक्तिमान राज्य का समर्थन करता है। राज्य की सत्ता परम असीमित व तथा अविभाज्य है। मुसोलिनी ने कहा है, राज्य के बाहर कुछ नहीं, इसके विरुद्ध कुछ नहीं, इसके ऊपर कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन अधिसंरचना का भाग है, तो इसका राइट आंसर है बी, वैधानिक संस्थाएं। राज्य एक आवश्यक बुराई है, यह कथन है, तो यह कथन है व्यक्तिवादियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, सूची 1 को सूची 2 से मेल करते हुए निम्नलिखित संकेत सही से भरिए, तो इसका राइट आंसर है बी। ए का है दूसरा, कार्य शब्द नहीं है, फांसीवाद से संबंधित विचारधारा से संबंधित है। बी का है पहला, मार्क्सवादी संसार के मजदूरों एक हो जाओ, ये मार्क्सवादी से संबंधित है। सी का है चौथा, राज्य व्यक्ति के लिए है, यह उदारवाद से संबंधित विचारधारा से संबंधित है। विकास के माध्यम से समाजवाद, यह फेबियनवाद से संबंधित है। साथियों, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 50, अराजकतावाद समर्थन करता है, तो ये करता है साथियों, इसका राइट आंसर है सी, किसी भी शक्ति प्रेरक सत्ता की अनुपस्थिति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हेगल का है, तो इसका राइट आंसर है बी। प्रश्न की व्याख्या देखेंगे, हेगल कहता है कि राज्य स्वयं एक साध्य है और व्यक्ति एक साध्य है। साध्य के लिए साधन मात्र है, वह साध्य है उस राज्य का ऐश्वर्य जिसके लिए कि वे घटक हो
इसलिए हेगल कहता है राज्य पृथ्वी पर परमात्मा का अवतरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 52, युद्ध के विषय में टी.एच. ग्रीन ने कहा है कि वह, इसका राइट आंसर है बी, सामूहिक नरसंहार है। आगे देखेंगे साथियों, प्रश्न नंबर 53, मानवीय क्रियाकलापों को आत्म संबंधी एवं अन्य संबंधी के रूप में किसने वर्गीकृत किया है? तो ये किया है साथियों जे.एस. मिल ने। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 54, फेबियन समाजवाद का समर्थक था, तो इसका राइट आंसर है डी, अविलंब समाज पुनः संरचना का। क्वेश्चन नंबर 55 है, फांसीवादी मार्क्सवाद से भिन्न मत रखता है, तो इसका राइट आंसर है डी, वर्ग युद्ध के विषय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दल की तानाशाही मजदूर वर्ग की तानाशाही नहीं है, बल्कि मजदूर वर्ग पर तानाशाही है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है साथियों काटस्की का। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन उदारवादियों के दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करता है? तो इसका राइट आंसर है डी, राज्य को केवल न्यूनतम आवश्यक कार्य करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से किस विचारक ने विष्टिवाद को मार्क्सवाद के साथ जोड़ने का प्रयास किया? तो ये किया है साथियों क्वेश्चन नंबर बी, इसका राइट आंसर है जेम्स बर्नहम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक की रचना कार्ल मार्क्स ने की है? तो इसका राइट आंसर है ए, पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी। आगे देखेंगे साथियों, निम्नलिखित में से कौन अवधारणा मार्क्सवाद के अनुरूप नहीं है? तो इसका राइट आंसर है डी, मूल्य मुक्ति सामाजिक विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 61 है, केवल शिक्षित लोग को ही मताधिकार मिलना चाहिए, यह इस विचार के समर्थक थे, तो इसका राइट आंसर है डी, जे.एस. मिल। उनका कहना था कि केवल शिक्षित लोगों को ही मताधिकार मिलना चाहिए, तो ये कहा था साथियों जे.एस. मिल ने। आगे देखेंगे, मताधिकार के विषय में एक व्यक्ति का एक मत का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो ये किया साथियों वेंथम ने। जर्मी वेंथम ने मताधिकार के संबंध में एक व्यक्ति का एक मत सिद्धांत का समर्थन किया और कहा कि किसी को एक से अधिक न गिना जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दबाव समूह का अनिवार्य तत्व है? तो इसका राइट आंसर है सी, समूह हित। दबाव समूह का अनिवार्य तत्व समूह हित है। ओडीगार्ड के अनुसार दबाव समूह ऐसे लोगों का अनौपचारिक संगठन है जिसके एक या अधिक सामान्य उद्देश्य स्वार्थ होते हैं। आगे देखेंगे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, लोकतंत्र के अंतर्गत राजनीतिक दल के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक तत्व नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ए, समवर्ग। अगला क्वेश्चन है, सरकार के स्वरूप को लेकर मूर्ख विवाद करते हैं, जो सुशासन करती है वही सरकार सर्वोत्तम है, यह कथन किसका है? तो साथियों यह कथन है अलेक्जेंडर पोप का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, यह किसने कहा है कि इंग्लैंड में कोई संविधान नहीं है? तो यह कहा है डी, टाकविले ने। डी टाकविले तथा टॉमस पेन ने कहा है कि इंग्लैंड में कोई संविधान नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधानवाद का सही वर्णन है? तो इसका राइट आंसर है डी, उदार लोकतांत्रिक मानकों के अनुसार शासन। आगे देखेंगे, कठोर संविधान वह है जो, इसका राइट आंसर है डी, विधि निर्माण की सामान्य प्रक्रिया से संशोधित नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 69, किसने संघात्मक सरकार की परिभाषा देते हुए कहा है कि वह राष्ट्रीय एकता एवं सत्ता तथा राज्य के अधिकारों में सामंजस्य स्थापित करने का एक राजनीतिक संयंत्र है? तो इसका राइट आंसर है सी, ए.वी. डाइसी ने कहा है। आगे देखेंगे साथियों,
कथन एकात्मक विचारधारा प्रतिपादक करता है कि वह विधि के संप्रभु का आदेश है। कारण आर, एकात्मक विचारधारा कहती है कि संप्रभु सर्वशक्तिमान है। तो इसका राइट आंसर है डी, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। आगे देखेंगे साथियों, निम्नलिखित में से कौन संसदात्मक सरकार का ठीक अर्थ है? तो इसका राइट आंसर है डी, जहां कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम.ए. जिन्ना को भाग लेने के लिए आमंत्रित नहीं किया गया था। तो वो नहीं किया गया था साथियों दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? इसका राइट आंसर है डी। प्रश्न की व्याख्या देखेंगे, गांधी खिलाफत के असहयोग प्रस्ताव को स्वीकार कराने हेतु कलकत्ता में 4 से 9 सितंबर 1920 को लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन बुलाया, जिसमें कांग्रेस ने असहयोग कार्यक्रम में विषय में 132 के विरुद्ध 144 एवं खुले सत्र में 873 के विरुद्ध 1855 मतों से प्राप्त किए। असहयोग आंदोलन अभूतपूर्व था। पहली बार स्वतंत्रता संघर्ष में जनता को आधार मिला। आगे देखेंगे साथियों क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित का सही कालक्रम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ए। इसमें देखेंगे पहला है भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था साथियों 1857 में हुआ था। उसके बाद ब्रिटिश मुकुट द्वारा भारत पर सार्वभौमिकता ग्रहण किया था 1858 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी जो 1885 में थी। मिंटो मार्ले सुधार हुआ था साथियों, ये 1909 में हुआ था। आगे देखेंगे साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर है डी। ये क्या है? सही नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में, हिंदू महासभा 1916, भारतीय साम्यवादी दल 1924 में। तो इसका राइट आंसर डी है। जो भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई है वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में की। यह दल कांग्रेस तथा समाजवादी दलों के सिद्धांतों के भिन्न सिद्धांत पर बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 76 है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। पहला है दल के संस्थापक, दूसरा है दल का नाम। इसका राइट आंसर है बी, ए.ओ. ह्यूम। ये किससे संबंधित हैं? ये हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। दूसरा है बी का है थर्ड स्वतंत्र पार्टी, सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र पार्टी से संबंधित हैं। उसके बाद है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये हैं भारतीय जनसंघ से। आचार्य जेवी कृपलानी ये किसान मजदूर प्रजा पार्टी से संबंधित हैं। आगे देखेंगे सर्वप्रथम किसने अपने लेखन के माध्यम से स्वराज्य की मांग उठाई? तो इसका राइट आंसर है डी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन स्वराज्य पार्टी से संबंधित था? तो इसका राइट आंसर है ए, सी.आर. दास। स्वराज्य पार्टी की स्थापना 1923 में इलाहाबाद में हुई। इसके प्रमुख नेता सी.आर. दास, मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल थे। आगे देखेंगे अली बंधु संबद्ध थे। तो इसका राइट आंसर है डी, खिलाफत आंदोलन से। आगे देखेंगे साथियों, जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो इसका राइट आंसर है डी। तो उस टाइम पे जो अध्यक्ष थे वो थे मोतीलाल नेहरू। जलियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। क्वेश्चन नंबर 81, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता के नाम से किसने संबोधित किया? तो साथियों इसका राइट आंसर है सी, सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा का स्वागत सुभाष चंद्र बोस ने जापान में किया और उन्हें राष्ट्रपिता कहते हुए लाल सलाम भेजा था। उन्होंने उनके नेतृत्व में आस्था भी प्रकट की थी।
आगे देखेंगे इंडियन ओपिनियन के संपादक कौन थे? तो इसका राइट आंसर है बी, M.K. गांधी। महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन का संपादन दक्षिण अफ्रीका में किया। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने गोरों द्वारा काले लोगों के रंगभेद की नीति के विरुद्ध विरोध प्रकट किया और नटाल भारतीय कांग्रेस बनाई। यह केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं चाहते थे, अपितु जनता की आर्थिक, सामाजिक, आध्यात्मिक उन्नति चाहते थे। इस भावना से उन्होंने ग्राम उद्योग संघ, तालीमी संघ और गौरक्षा संघ बनाए। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन में शामिल हुआ था? तो इसका राइट आंसर है सी, मोहम्मद अली और मोहम्मद अली जिन्ना। होम रूल आंदोलन में बाल गंगाधर तिलक वाले में मोहम्मद अली और मोहम्मद अली जिन्ना भी शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विभाजन कब हुआ? ए 1962 में, बी 1964 में, सी 1966 में या फिर डी 1969 में? तो इसका राइट आंसर है डी। प्रश्न की व्याख्या देखेंगे साथियों। स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन 1969 में हुआ। 1969 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो भागों में बढ़ गई। एक समूह का नेतृत्व कौन कर रहा था? इंदिरा गांधी कर रही थी, जिन्हें यशवंत राव चौहान, फरुखुद्दीन अली अहमद तथा जगजीवन राम जैसे नेताओं का समर्थन था। जबकि दूसरे खेमे में निजलिंगपा, मोरारजी देसाई, M.K. पाटिल आदि वरिष्ठ नेता थे। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 85 बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी। उपयुक्त भारतीय नेताओं ने जन्म स्थान के क्रम निर्धारण की दृष्टि से निम्न संकेतों में सही उत्तर चयन करें। तो इसका राइट आंसर है बी। आगे देखेंगे साथियों प्रश्न 86 भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष थे? तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने प्रारूप समिति नियुक्त की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस समिति के अध्यक्ष चुने गए। प्रारूप समिति ने भारत का जो प्रारूप संविधान तैयार किया वह फरवरी 1948 में संविधान सभा के अध्यक्ष को सुपुर्द कर दिया गया। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर है सी, नई अखिल भारतीय सेवाओं को निर्मित करने की संस्तुति करना। आगे देखेंगे साथियों क्वेश्चन नंबर है 88 संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राज्यों में विधान परिषद की स्थापना या उसकी समाप्ति की व्यवस्था की गई है? तो वो की गई है साथियों 169 में। इसका राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर है 89 निम्न में कौन सा अधिकार अब भारत में मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसका राइट आंसर है सी, संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के अध्याय में सम्मिलित किया था, लेकिन संसद ने 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार के उपबंध में 19(1) और अनुच्छेद 31 को मूल अधिकार के अध्याय से हटा दिया। संपत्ति का अधिकार अब संविधान के 12(4) एक संवैधानिक विधिक अधिकार है, मूल अधिकार नहीं है। संपत्ति का अधिकार अब संविधान के एक भिन्न रूप में एक नया अनुच्छेद 300 को अंत स्थापित करने के सुनिश्चित किया है। आगे देखेंगे साथियों राज्यसभा धन विधेयक को रोक सकती है। कितने दिन रोक सकती है राज्यसभा धन विधेयक को? तो इसका राइट आंसर है बी, 14 दिन के लिए। लोकसभा का धन पर पूर्ण नियंत्रण रहता है। राज्यसभा धन विधेयक को केवल 14 दिन अपने पास रोक सकती है। यदि 14 दिन के अंदर लोकसभा को नहीं भेजती तो विधेयक को पारित माना जाता है। आगे देखेंगे साथियों क्वेश्चन नंबर 91 सूची 1 को सूची 2 से 2 का सही मेल करते हुए निम्नलिखित संकेत चुनिए। पहला है ए और बी। इसमें देखेंगे मुख्य चुनाव आयुक्त, राज्यसभा का उपसभापति, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष, भारत का उपराष्ट्रपति। तो इसका मुख्य चुनाव आयुक्त राज्यसभा तथा लोकसभा द्वारा निर्वाचित होते हैं। सॉरी, इसका राइट आंसर है डी। तो ए का हो जाएगा
थर्ड। बी का राज्यसभा का उपसभापति राज्यसभा द्वारा निर्वाचित होता है। लोक लेखा समिति का हो जाएगा सेकंड, और भारत का उपराष्ट्रपति हो जाएगा फोर्थ। आगे देखेंगे साथियों, जैसा कि इसमें दिखा रखा है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। राज्यसभा का उपसभापति राज्यसभा द्वारा निर्वाचित होता है। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष लोकसभा के स्पीकर द्वारा नियुक्त होता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा तथा लोकसभा द्वारा निर्वाचित होता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 92। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था की गई है? तो इसका राइट आंसर है डी 127। आगे देखेंगे साथियों, क्वेश्चन नंबर 93 है, सूची 1 को सूची 2 से सही मेल करते हुए निम्नलिखित संकेतों का सही उत्तर दीजिए। पहला है राज्य, दूसरे में राज्यसभा के सदस्य थे। पहला है गुजरात, कर्नाटक, केरल और राजस्थान। इसमें इस प्रश्न की व्याख्या देखेंगे। जो गुजरात में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या है वो है 11, कर्नाटक में है 12, केरल में है 9, राजस्थान में है 10। इसका राइट आंसर है ए। आगे देखेंगे, निम्नलिखित अधिकारों में से किस अधिकार को सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? तो इसका राइट आंसर है बी, शिक्षा पाने का अधिकार। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 95, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद ने संसद को राष्ट्रीय हित में राज्य सूची में उल्लेखित विषय पर कानून बनाने का अधिकार है? तो इसका राइट आंसर है ए, 249। संविधान के अनुच्छेद 249 के अनुसार यदि राज्यसभा उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से यह संकल्प पारित कर दे कि राष्ट्रपति हित में यह आवश्यक है कि संसद द्वारा सूची में वर्णित किसी भी विषय के संबंध में कानून बनाए, तो संसद उस विषय के संबंध में कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद ने राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, 108, अनुच्छेद 108 के तहत। प्रश्न की व्याख्या देखेंगे। संविधान का अनुच्छेद 108 राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार है। यह धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर लागू नहीं होता है। प्रदान करता है ध्यातव्य की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। क्वेश्चन नंबर 97 है, भारतीय संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कौन बुला सकता है? तो इसका राइट आंसर है ए, राष्ट्रपति। अनुच्छेद 108 में उल्लेखित है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुला सकता है। आगे देखेंगे साथियों, क्वेश्चन नंबर 98, संविधान के किस संशोधन अधिनियम में भारतीय संविधान के किसी भी अंश को संशोधित करने के संसद के अधिकार को समुष्टि प्रदान की? तो इसका राइट आंसर है ए, 24वें। प्रश्न नंबर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कितनी बार संशोधित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ए, एक बार। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अभी तक एक बार ही संशोधन किया गया है। 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 द्वारा संशोधित हुआ है। जो संशोधित हुआ है वो 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। आगे देखेंगे साथियों, क्वेश्चन नंबर 100, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था है? तो इसका राइट आंसर है डी, 360 के अंतर्गत। प्रश्न की व्याख्या देखेंगे। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल का उपबंध है। यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि भारत राज्य के किसी क्षेत्र भाग का वित्तीय स्थायित्व प्रत्यय संकट में है, तो वो वित्तीय आपात की घोषणा करता है। यह घोषणा संसद द्वारा 2 माह में अनुमोदित हो जानी चाहिए, अन्यथा लागू नहीं रहेगी। वित्तीय आपात में किसी राज्य के किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों में कमी की जा सकती है।